स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रचने के एक कदम करीब है। आज शाम 6:04 पर इस देश के अंदर, पूरे देश दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा धड़काने वाला होगा जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। विक्रम लैंडर के प्रज्ञान नाम का रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिनमें से चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए एक बड़ी जानकारियां मिलने की पूरी उम्मीद है। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। देश में चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के लिए सभी देशवासी प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं पूजा अर्चना हो रही है, हवन हो रहा है, तो कहीं नमाज भी पढ़ी जा रही है। विस्तार से चंद्रयान-3 की जुड़ी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर आज चंद्रमा पर भारत का ऐतिहासिक कदम है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 6:04 पर आपको बता दें लैंडिंग जो है वो की जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आपको बता दें कि चंद्रयान-3 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसरो जुटा हुआ है। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, जहां चंद्रयान रूटीन रिसर्च से गुजर रहा है। स्पेस और ग्राउंड सिस्टम दोनों को ही खंगाला जा रहा है। 50 वैज्ञानिकों की टीम है जो इस वक्त बेंगलुरु के अंदर मौजूद है। पल पल की अपडेट जो है वह ले रही है, और आपको हम भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 से जुड़ी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच बेंगलुरु के अंदर टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर की अगर हम बात करें, वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि चंद्रयान-3 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पहले से ही प्राप्त कर ली जाए। कैलकुलेशंस के अभी भी अंदर लगे हुए हैं। पूरा गणित जो है वह तैयार कर लिया गया है। समय बताया गया है उस हिसाब से मकर लग्न बन रही है, और मकर लग्न का स्वामी शनि है, और जब शनि है तो शनि एक स्थायित्व देता है, और शनि के समय में जब कोई कार्य होता है तो 100% जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए हमारे भारत जो है मिसाल खड़ी करने जा रहा है, मिसाल कायम करने जा रहा है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिस समय ये हमारा जो है चंद्रयान लैंड करेगा, उस समय जो है मकर लग्न होगी और शनि अपने 84 धनेश होकर के बैठा हुआ है। 100% जो है हमारा चंद्रयान सफल लैंडिंग जो है चंद्रमा पर करने जा रहा है। ये पूरे विश्व के लिए एक गौरव का विषय होगा, और भारत का यहां पर जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ शनि बढ़ाने का काम करेगा। आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। निश्चित रूप से इसी के लिए आज हिंदू महासभा, संत महासभा द्वारा आज नई दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय पे हवन अनुष्ठान किया गया। कई दिनों से अनुष्ठान चल रहा था, संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। पिछली बार विघ्न आया था, जिसकी वजह से सही से सतह पर नहीं उतर पाया चंद्रयान। इस बार निश्चित रूप से पूरी देश के लोग, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी हिंदू सनातनी, सभी संत महात्मा मंदिर और आश्रमों में प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान चंद्रमा के सतह पे सफलतापूर्वक उतरे और किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, और चंद्रयान उतर के तिरंगा वहां पे फहराए। निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही गौरव का पल होगा, और पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भारत का पताका लहराएगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही हमारे लिए, हम सबके लिए, देशवासियों के लिए गौरव का पल होगा। अभी अनुष्ठान हुआ, हवन हुआ हिंदू महासभा भवन में। निश्चित रूप से शाम को चंद्रयान चंद्रमा के सतह पे सफलतापूर्वक उतरते हुए तिरंगा फहराएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। देश के स्वाभिमान के प्रति जो संकल्प की शक्ति है हमारे देश की, उसका एक नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आज चंद्रयान की सफलता के लिए आपको कहीं पूजा होती दिखाई पड़ेगी, कहीं इबादत होती दिखाई पड़ेगी, कहीं पर अरदास हो, कहीं प्रार्थना होती दिखाई पड़ रही है। ये हमारे देश के स्वाभिमान के प्रति हमारे देश के हर समाज के वर्ग के संकल्प का परिणाम है। और जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे कि चांद में दाग है, अब आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो कहेगी चांद में चंद्रयान है। ये अपने आप में बहुत ही गौरव का क्षण है, और हर देशवासी दुआ कर रहा है कि ये सफल हो, चंद्रयान की लैंडिंग हैप्पी लैंडिंग हो।
और हम लोग इस तराने को गा सकें, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। अभी मैं अपने घर पे पूजा कर रहा हूँ और भगवान जी सामने हैं, ये देखिए, ये मेरा मंदिर है और ये पूजा आज की जो है ये चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के लिए है। और मैं सभी भारतवासियों को अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 6:04 पर भारत इतिहास रचेगा और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून पर के साउथ उस तरफ लैंड करेगा, क्योंकि भगवान जी ऐसा चाहते हैं। क्योंकि शिव जी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ऐसा चाहते हैं। क्योंकि हनुमान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय और ना जाने कितने करोड़ भारतीय जो हैं वो विश्व में रहने वाले सबकी प्रार्थना है और ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और चंद्रयान लैंड करेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेश रूपी वेशवला की विद्यादिमती सरस्वती शारदा च मुखे तथा सरस्वती नमस्तस्य नमस्ते। तो बॉलीवुड से लेकर जितने भी राजनेता हैं, आम जन इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच चंद्रयान 3 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है कि चंद्रयान 3 की जुड़ी जब हम जानकारी है वह लेते हैं जरा। चांद पर अब तक कितने देश पहुंचे हैं? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ये देश आपको बता दें कि पहले ही चांद पर जो है वे पहुंच चुके हैं। इस बीच अगर हम बात करें, चंद्रयान 1 जो है वो भारत द्वारा पहले भी भेजा गया है, लेकिन इस बीच जब हम और देशों की बात कर रहे हैं तो ये देश भी पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं चांद पर अब तक कितने देश पहुंचने के साथ भारत इसमें क्या प्लानिंग कर रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश जो है वो भारत बन जाएगा, अगर सक्सेसफुली लैंडिंग जो है वो हो जाती है। यानी जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी से, समझते हैं कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर है, तो ऐसे ही आपको बता दें कि कई बार जितने भी वैज्ञानिक हैं और जितने भी देश हैं इससे पहले चांद पर जा पहुंचे हैं इक्वेटर पे, लेकिन साउथ पोल पर भारत पहला ऐसा देश रहेगा जो है साउथ पोल पर आने वाले समय पर रिसर्च डेवलपमेंट करते हुए नजर आएगा। तो आज चंद्रयान 3 पर विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 की जब मैं बात कर रही हूं तो कैसे आने वाले समय में विज्ञान क्षेत्र में एक उपलब्धि दर्ज कराते हुए भारत नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जोश कैसा है सर, क्योंकि एक ऐतिहासिक लम्हा है इस वक्त भारत के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो इसकी कामना पूरा देश आज कर रहा है। बिल्कुल सही बोला पलक जी आपने, पूरा देश इस समय इसकी कामना कर रहा है। देश भी नहीं, पूरी दुनिया इसकी कामना कर रही है, क्योंकि ये मानवता के इतिहास में एक बहुत ही एक यूं मान के चलिए माइलस्टोन होने जाने वाला है, क्योंकि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर कभी भी कोई पहुंचा नहीं है। हमारा पहला यहाँ पर चरण पड़ेंगे और ये इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसके बहुत वैज्ञानिक ही नहीं दूरगामी हों। उसका कारण ये है कि एक तो हमारी जो तकनीक है इस क्षेत्र में, जैसे हमने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा था, पहले अटेम्प्ट में हमने भेज दिया था, इतना प्रिसिशन, इतना कैलकुलेटेड हमारा अटेम्प्ट था और कम पैसों में हम इसको भेज रहे हैं। दुनिया में एक हॉलीवुड की फिल्म अगर बनेगी तो कहीं इससे ज्यादा होगी, उससे आधे खर्चे में तो हम इसको यान को यहाँ पर भेज रहे हैं। देखिए, इससे हमने जो है चंद्रयान 2 की असफलता से बहुत शिक्षा दी है। उसमें जो भी टेक्निकल स्नेक थे उन सबको हमने दूर कर दिया है और आज की स्थिति ये है कि उसको जो हमारा ये चंद्रयान 3 है इसको हमने जमीन पर ही गिराकर देख लिया है। उसके चारों पैर बहुत मजबूत हैं, न केवल गिराकर देखा है, जब थ्रस्टर चलता है, इंजन चलता है, गर्मी पैदा होती है तो इसको काफी गर्म हवाओं में भी इसका टेस्टिंग कर लिया है, इसको हिला डुला कर भी बहुत तेजी से वाइब्रेट करके देख लिया है, इसको जो है क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर में रखकर बहुत कम टेम्परेचर पर रखकर देख लिया है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर वहां पर तापमान बहुत कम होता है। इस समय जब ये
अगर आकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये धरती चंद्रमा की सतह से तो क्या 25 राम किलोमीटर श्रीवास्तव जी ऊपर इस उड़ वक्त रहा आप है। कहना चाह रहे हैं, अगर मैं साउथ पोल की बात करती हूँ, चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर को लेकर पहले से ही जितने भी ट्रायल किए जाने थे वो हो चुके हैं। हम हर एक टेम्परेचर के तैयार हैं कि अगर वहां पर लैंडिंग होती है तो क्या वो स्पेसक्राफ्ट वहां पर टिक सकेगा, रह पाएगा, इसकी पूरी टेस्टिंग पहले से कर ली गई है। जी, हेलीकॉप्टर से गिराकर इसको कर लिया गया है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका जो है मैग्नेटिक शील्डिंग कर दिया गया है, इसको जो है साइबर सिक्योरिटी इसको पूरी प्रोवाइड की गई है। अगर कोई इस पर हैकिंग करने की कोशिश करेगा वो भी संभव नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, इसकी जो स्पीड इस समय है वो 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और 2 घंटे पहले, अवतरण के 2 घंटे पहले इसका जब हम कमांड फाइनल दे देंगे तो इसके आगे जो थ्रस्टर लगे हुए हैं वो इसको पीछे धकाएंगे। ये 8000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे जा रहा है और पीछे धकाएंगे जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। और जब इसकी गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी तब मून के, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर उतरेगा। नीचे की ओर जैसे ही उतरता जाएगा वो जब 7 किलोमीटर की स्थिति पर आ जाएगा तो ये झुककर जो है चंद्रमा की धरती को सलाम करेगा। उसके चारों पहिए जो दिख रहे हैं पैर, वो 59 डिग्री एंगल पर नीचे झुक जाएंगे और वहां से ये चित्र खींचेगा, देखेगा। और जैसा आपने मोबाइल में एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल को अपने आंखों के सामने रखा कि वो अपने आप जो है अपना चेहरा पहचान लेता है, ऐसा ही इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस बीच राम श्रीवास्तव जी कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 के अंदर इंजन प्लांट किए गए हैं, अगर वो 2 इंजन भी फेल होते हैं, वैज्ञानिक की बात कहते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी सेफ लैंडिंग होगी। क्या आप इसको वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तरीके से अगर मैं बात करूं तो समझा सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि देखिए इसके अवतरण के लिए क्या आवश्यक है, इसको वर्टिकल लैंडिंग करना है। और वर्टिकल लैंडिंग में ऐसा करना है कि पहले तो वो जगह देखना है कि कहाँ पर समतल है या नहीं है, और फिर वर्टिकल लैंडिंग से हम दर्शकों को एक बार समझा दें कि वर्टिकल लैंडिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो इस तरीके से लैंडिंग होते हुए नजर आएगी, ना कि इस तरीके से हम लैंड जो है वो कर रहे हैं। जी जी सर। हाँ जी, तो वो जब वर्टिकल लैंडिंग जाकर करेगा, टिकेगा, तो उस समय वहां की धूल उड़ेगी, उसके पहिए जो शॉकअप है हमने काफी स्ट्रॉन्ग लगा रखे हैं। अभी क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको नीचे खींचा जा रहा है और हमने थ्रस्टर चालू करके इसको ऊपर कर दिया है। जब 150 मीटर पर ये रहेगा तब तो ये हवा में हैंग करने लगेगा कि नीचे का दबाव, सर एक सेकंड, सर मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको एक सेकंड, सर मैं चाहती हूँ कि एक बार फुल स्क्रीन में आपको स्क्रीन के ऊपर करें टीम, क्योंकि बेहतर तरीके से दर्शक समझ पाए कि किस तरीके से लैंडिंग जो है वो होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर राम श्रीवास्तव हमें एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लैंडिंग जो है वो होगी, क्योंकि जी सर ओवर टू यू, कैसे ये लैंडिंग होते हुए नजर आएगी, बेहतर तरीके से दर्शक समझ पाए। जी देखिए अभी उसके 4 पहिए, चारों उसके पैर ये हैं जी, और जब इसको छोड़ा गया था तो ये तेजी के साथ ही जा रहा था। अब इसकी गति कम करने के लिए हमने यहाँ पर जो इसके लगे हुए हैं थ्रस्टर इंजिन, उनको चालू कर दिया, तो इसकी जो मोमेंटम है, उसकी जो गति है, जो 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, वो तो इस दिशा में आ रहा है और थ्रस्टर इसको पीछे धकाएंगे। तो जब इस पे ब्रेक लग जाएंगे तो इसकी ऑर्बिट चेंज होगी, ये धीरे धीरे यूं आएगा। जब ये 800 मीटर पर, 7 किलोमीटर पर आ जाएगा तब इसको यूं झुका दिया जाएगा, नीचे देख लेगा मुझे कौन सी जगह है, उसको पहचान लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और जब ये 150 मीटर की हाइट पर होगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, इसके चारों पैर आपके ऐसे हो जाएंगे सीधे। अब ये यहाँ पर आएगा और धीरे धीरे 10 मीटर तक जब आएगा तो इस पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा, ये फ्री इन ग्रेविटी गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा वहां पर तो धूल उड़ेगी, धूल से वहां गब्बार हो जाएगा। इसके बाद 3 घंटे तक इसको चुपचाप विश्राम करने दिया जाएगा, क्योंकि इतने लाखों किलोमीटर की जर्नी करके आया है, हम भी कहीं जर्नी करके जाते हैं तो जाने के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, इसको 3 घंटे तक विश्राम कराएंगे। और विश्राम की अवधि में जब पूरी डस्ट सेटल हो जाएगी फिर बहुत प्रेम से इसकी खिड़की खुलेगी लैंडर की, उस खिड़की में से एक फिसल पट्टी निकलेगी, उस फिसल पट्टी पर हमारा श्रीमान रोवर आएगा, इधर लैंडर मुस्कुराकर उसका चित्र खींचेगा और रोवर भी उसका चित्र खींचेगा, और रोवर सीधा जाकर
उधर अपने चट्टानों को ढूंढेगा, चट्टानों में छेद करेगा, लेजर किरणें पड़ेंगी, फ्लेम निकलेगी, उसका चित्र लेकर वहां पर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखे हुए हैं वो उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और डेटा भेजेंगे धरती पर। तो हम जो है इस बीच सर रोवर के एक सवाल जहन में ये भी आता है और दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि जी वहां से तस्वीरें आएंगी और तस्वीरें आने के बाद फिर यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाएगी, तो ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होते हुए नजर आएगी? क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं हमारा स्पेसक्राफ्ट है, अब यहाँ पर कौन सा कमांड का सिस्टम है कि वहां से जो भी हमें कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी संदेश दिया जा रहा है वो किस तरीके से दिया जाएगा? ये टेक्नोलॉजी क्या है? जी सर। देखिए पलक जी, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो हकीकत में ये डायरेक्ट विजन तो नहीं हो रहा है जी। आपकी इमेज डिजिटली तैयार कर ली जाती है। डिजिटल माने आज जो कंप्यूटर में फीड करते हैं उसकी भाषा 0 और 1, वो एल्गोरिथम के द्वारा आपकी डिजिटल इमेज बनती है, उसको हम सैटेलाइट की तरफ भेज देते हैं, वहां से हमारे यहाँ नीचे आती है और फिर एनालाइज होकर यहाँ की इमेज बनती है। लगभग वही प्रक्रिया वहां होगी। जैसे ही रोवर जांच करेगा, एनालिसिस करेगा, यहाँ ये पदार्थ है, वो पूरा डेटा वहां पर उसमें चला जाएगा हमारे रोवर में। रोवर का डेटा पूरा का पूरा लैंडर में आ जाएगा। लैंडर जो ऊपर घूम रहा है उसको भेजेगा या डायरेक्ट भी भेज सकता है। जो ऑर्बिटर घूम रहा है उसमें इकट्ठा होकर वो डेटा धरती पर चला आएगा और वो डिजिटल होगा। उसको ठीक उसी तरह से जैसे आपके चित्र को जो डिजिटल लैंग्वेज में आया है, यहाँ डिजिटलाइज करके आपकी इमेज मेरी स्क्रीन पर बन रही है, हूबहू यही काम यहाँ पर होगा। और ये एक बहुत परफेक्ट मेथड है और इस काम में हमारे इसरो के साइंटिस्ट तो वहां पर मौजूद कहा जा रहा है कि जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व रहे होंगे वहां पर जिनकी रिसर्च जो है की जाएगी। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ वहां पर वो तत्व हैं, किस तरीके से, कौन से तत्व है, मिनरल है, लिथियम है, क्या कुछ वहां पर साउथ पोल के अंदर तत्व है, उसकी रिसर्च की जाएगी। अब फोटो तो भेजी जा सकती है राम श्रीवास्तव जी, अब दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा कि उन मिनरल्स का किस तरीके से रिसर्च किया जाएगा? जी राम श्रीवास्तव जी। देखिए जैसे मैंने बताया ना, उसको गड्ढा करेगा, गड्ढा करके उसमें से वो पदार्थ निकालेगा, पदार्थ को जलाया जाएगा, उसकी जो लौ निकलेगी उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस होगा। क्योंकि जैसे अगर सोडियम है तो उसकी लकीर अलग आ जाएगी पीले रंग की, कैल्शियम है तो उसकी अलग आ जाएगी। इसी तरह से वहां पर लिथियम की उपस्थिति अभी तक रिपोर्टेड है। लिथियम वो पदार्थ है जो बैटरियों में काम आता है। ना केवल लिथियम है, भाई टाइटेनियम भी है। टाइटेनियम वो पदार्थ है जो कि लोहे से भी ज्यादा हार्ड है, मजबूत है और हल्का है। अगर वो आ जाता है तो अभी जो हमारे जवान आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते हैं, वजनदार होती हैं, वो हल्की हो जाएंगी। अपने टैंक का वजन भी कम कर सकेंगे, मिसाइल्स का वजन भी कम कर सकेंगे, एरोप्लेन भी अच्छे मजबूत बन जाएंगे। जो मिनरल्स वहां निकलेंगे, प्रश्न ये है कि उनको यहाँ कैसे लाएंगे? आप पहले तो हमको सबको स्टडी करके यहाँ से चंद्रयात्री भेजना पड़ेगा। अब वो चंद्रयात्री गए तो वहां खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सांस कैसे लेंगे? तभी हमने साउथ पोल चुना है। साउथ पोल में जो गहरे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, उनमें जो पानी है, उस पानी में से ऑक्सीजन निकालकर वो सांस लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन निकालकर वो भविष्य में जाने वाले दूसरे प्लेनेट पर हमारी जो जर्नी होगी उसका ईंधन लेंगे। न केवल इतना, वहां पर मिट्टी में और क्लोज एटमॉस्फेयर में वहां की चंद्रमा की मिट्टी को डालकर ये भी देखा जाएगा क्या वहां पानी से सिंचाई करके हम कोई चीज उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब ऑक्सीजन है, पानी है तो मिलेगा। और जिससे वहां पर स्थायी स्टेशन बनाएंगे तो पहले जाकर कहाँ रहेंगे? पहले वहां जो वॉल्केनिक टनल है उसमें, जैसे आदिकाल में हमारे मानव जाति कहाँ रहती थी? गुफाओं में रहती थी। तो वहां जाकर हमको आधुनिक गुफाएं बनाना पड़ेंगी, वहां रहेंगी। और इसका जो विजन इस वक्त, माफी चाहूंगी सर आपको बीच में टोकने के लिए, विजन अभी इतना ज्यादा जो है आगे का पहुंच गया है कि हम कह सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना के एकदम पार है। ये वैज्ञानिक इतनी आगे की जो है वे सोच चुके हैं कि अंतिम छोर इसका है ही नहीं। जी पलक जी, देखिए अभी तो कुछ मैंने पूरी चीज आपको बताई नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, जो चीन ने एक वहां नया पदार्थ खोजा है, उसका नाम है चेंगेसाइट। उस चेंगेसाइट एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, 10 माइक्रोन के डायमीटर का है, आपकी सुई से भी बहुत बारीक है। लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम 3 नाम का आइसोटोप है। जैसे आप जानते हैं
के प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज निकले थे, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? एटम बम निकला। अभी आपने देखा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन चल रहे हैं। अब अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आप ये मानकर चलिएगा कि तीसरा विश्व युद्ध न जमीन पर होगा, न पानी में होगा, न हवा में होगा, वो अंतरिक्ष में होगा। इसलिए अमेरिका ने तो स्पेस फोर्स भी बना लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमको भी वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। और चेंगे साइट अगर 1 किलोग्राम भी आप वहां से लेकर जमीन पर आ गए तो अभी तो हम क्या करते हैं, जो थर्मो पावर पैदा करते हैं कोयला जलाकर, उससे प्रदूषण बहुत होता है। जल विद्युत पैदा करते हैं, पर जो न्यूक्लियर पावर है उसमें हम जैसे लकड़ी जलाते हैं ना, ऐसे वहां पर यूरेनियम पदार्थ को जलाते हैं, उससे ऊर्जा निकालते हैं। लेकिन जब चेंगे साइट में मौजूद हीलियम 3 नाम का आइसोटोप आ जाएगा तो सूर्य के अंदर जैसे हाइड्रोजन को 2 एटम मिलकर हीलियम बना रहे हैं और उसमें विपुल मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, वो सूर्य की ऊर्जा हम अपनी लेबोरेटरी में पैदा कर लेंगे और हीलियम 3 का जो चेंगे साइट है उसको जेब में रख के ला सकते हैं। उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं निकलेगी। उसमें खास बात यह है कि वो जो है अगर 1 किलोग्राम भी आप ले आए तो अगले 15 साल के लिए पूरे भारत की बिजली की समस्या हल हो जाएगी। यही एक कारण है कि दुनिया के जितने सक्षम देश हैं सब दौड़े चले जा रहे हैं। इस बीच मुझे याद है कि इससे पहले जब मैं आपके साथ बात कर रही थी राम श्रीवास्तव जी, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारी कई सारी संभावनाएं जो हैं, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो बढ़ जाएंगी। कैसे? बिल्कुल बढ़ जाएंगी। देखिए, आपने देखा होगा कि हमने वो महारत हासिल कर ली है जिसमें अंतरिक्ष में आने वाली मिसाइल को हम जो है जमीन से निशाना लगाकर उसको वहां खत्म कर सकते हैं। दैट शोज कि हमारा प्रिसीशन कितना एक्यूरेट है और उस प्रिसीशन की पुख्ता जो कंफर्मेशन है वो ये चंद्रमा के मिशन के कारण है। और दूसरी चीज बात ये है कि ये मानवता के हित में भी है। आप कहेंगे मानवता के हित में कैसे है? अगर आप ये देखेंगे इस समय दूरबीन से, या एक साइट है जिसका कि नाम है spaceweather.com, उसमें अगर आप पता लगाएंगे तो रोज आपको पता लग जाएगा कि जो उल्का पिंड है कितने सारे हैं, कितने आसमान से आकर हमारे वायुमंडल में जल जाते हैं। लेकिन पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड्स बहुत हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र तारे घूम रहे हैं, वो इतने ज्यादा हैं, कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई किलोमीटर के हैं। और ये भी आपको मालूम होगा कि एक समय था जब यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे, तब ऐसा ही एक क्षुद्र तारा आया, जमीन से टकराया, गर्द ऊपर चली गई, सूर्य की किरणें रुक गई और डायनासोर खत्म हो गए। आज की तारीख में 2349 2349 ऐसे पोटेंशियली हजार्डस सैटेलाइट वो एस्ट्रॉइड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं जो धरती की ओर तक रहे हैं। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता है, अगर ये धरती पर आकर टकरा गया तो हमारी पूरी मानवता नष्ट हो जाएगी, डायनासोर जैसा अंत हो जाएगा। उस प्रलय से बचने के लिए चंद्रमा सबसे बड़ा सुरक्षा का स्थान है। लेकिन इस बीच मैं बात करूं कि एक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो तत्व है वहां पर कहा जा रहा है कि उसको खोजने की पूरी कोशिश जो है वो रहेगी, और जब वो तत्व हम खोजेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि ये रहस्यमय चीज है, एक राज है जो खुलने जा रहे हैं। अगर ये सेफ लैंडिंग जो है होते हुए नजर आएगी तो डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रही हूं, तो क्या वो तत्वों को मैं डिफेंस सेक्टर से जोड़कर देख सकती हूं कि एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत को आने वाले 50 सालों के अंदर देखने को मिल सकती है? जी राम श्रीवास्तव जी। चीन ने तो अभी चेंगे साइट ही निकाला है। हो सकता है वहां कोई चंद्रा साइट आप ढूंढ लें, कोई नया पदार्थ निकाल लें जो उससे भी ज्यादा अच्छा हो। अभी सोने की खदान भी वहां निकल सकती है। अगर आप मान लीजिए कि सोने से भी बेहतर अगर कोई एलिमेंट वहां मिल गया तो हमारे रुपए की कीमत तो अपने आप बढ़ जाएगी। और देखिए, जिसमें ताकत है उसको ही जिंदा रहने का हक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये नेचर का नियम है। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हमारे राष्ट्र को मजबूत और सक्षम बनाना है, और राष्ट्र को मजबूत और सक्षम बनाने की दिशा में चंद्रयान 3 मिशन एक पहला ऐसा कदम है। और इसमें अगर मगर का तो सवाल ही नहीं उठता है कि अगर ये सफल हुआ, अरे क्यों नहीं होगा। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। आप 6:04 पर सबको बधाई दे सकते हैं, मिठाइयां बांट सकते हैं, तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं और आराम से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम में बहुत ताकत है, हम पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पलक जी। इस बीच राम श्रीवास्तव जी, अगर मैं बात करूं, हम
बहुत दूर की सोच रहे हैं, बहुत विजनरी कर इस वक्त हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है एक वैज्ञानिक के साथ आने वाले 50 सालों 100 सालों के बारे में बात करने की कितनी संभावनाएं जो है वो हो सकती हैं। तो शायद यही कारण है राम श्रीवास्तव जी कि ये संभावना है जो इस वक्त भारत देख रहा है, पूरी विश्व की नजर है कि अगर साउथ पोल के अंदर, अगर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, साउथ पोल के ऊपर आज जो लैंडिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की, उसके बाद पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कर भला तो हो भला, भारत ऐसा मानता है कि हमारा उद्धार हो तो सबका हो, तो बहुत सारी संभावनाएं जो है वो विश्व के लिए हैं, क्योंकि साउथ पोल के अंदर आने वाले समय के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने जा रही है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। साउथ पोल पर पहुंचकर हम जो है वहां अपना परमानेंट स्टेशन बनाने वाले हैं और परमानेंट स्टेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। परमानेंट स्टेशन हमारे विज्ञान को एक नई दिशा देने के लिए भी बहुत जरूरी है। वहां जैसे धरती पर भूकंप आते हैं, अब चंद्रमा पर मून को एक्स आते हैं। धरती का भूकंप तो हमको मालूम है कि हमारे प्रायद्वीप की प्लेट जो है, जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो आपस में टकराती हैं, टूट फूट होती है, इसलिए ये झटके आते हैं। लेकिन चंद्रमा पर तो आज की तारीख में अभी तक हमको पता ही नहीं है कि वहां कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो फिर वहां मून की क्वैक क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, ये कारण पता लग जाएगा तो हो सकता है कि हमारे पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की हम पहले से गणना कर सकें कि अमुक स्थान पर इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर इतनी देर का झटका आएगा। अगर इस चीज में हम पहुंच गए तो लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। देखिएगा टाइड्स को लेकर भी राम श्रीवास्तव जी क्या संभावना है कि टाइड्स की जब मैं बात करती हूँ, एक बार दर्शकों को बता दूं कि जो जितने भी हाई टाइड्स होते हैं उनका चंद्रमा से काफी कुछ लेना देना होता है। आप इसमें भी विस्तार से बताइएगा राम श्रीवास्तव जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब आगे इसके ऊपर रिसर्च करें, पूरा जब रिसर्च करने के बाद चीजें निकले, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाई टाइड को लेकर, टाइड्स को लेकर भी कई सारी जानकारी पहले ही हमें मिल जाए? जी अभी भी हमारे पास काफी जानकारी है उसकी, क्योंकि देखिए धरती ये है, चंद्रमा यहाँ है, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। जब यहाँ चंद्रमा होता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जो पानी है इधर जो है भाटा हो जाता है, इधर ज्वार हो जाता है। जब ये इधर आता है तो ये पानी यहाँ नीचे उतर जाता है, इधर बढ़ जाता है। और तो और आप ये देखिए इसके मानव पर भी असर पड़ता है। जी आपने एक शब्द सुना होगा कि ये आदमी ल्यूनेटिक है। ल्यूना मतलब मून। जो मस्तिष्क में पानी होता है उस पर भी इसका दबाव पड़ता है। बिल्कुल ऐसा विज्ञान बताता है कि कुछ लोगों के न्यूरल एक्टिविटी एक्साइट हो जाती है और जिस समय उनमें थोड़ा मानसिक रोग होता है तो उद्वेगित हो जाते हैं, वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो नॉर्मल आदमी जैसा बिहेव नहीं करते, लूनेटिक बन जाते हैं। तो देखिए चंद्रमा का और दूसरे ग्रहों का क्या असर होता है क्या नहीं होता, ये एस्ट्रोलॉजी से अलग हटकर विषय है। पर हाँ, वैज्ञानिक सत्य है कि चंद्रमा पर पहुंचकर हम धरती को देख सकेंगे, ये पता लगा सकेंगे कि अगर इस ऐसी दिखने वाली धरतियां आकाश गंगा में और कहाँ कहाँ कैसी हैं, तो भविष्य तो इतना बहुत विशाल है और नए विज्ञान के आयाम खुलेंगे। हमारे वैज्ञानिकों को नई नई खोज करने का अवसर मिलेगा और ये डेफिनेटली जो हमारी इस बीच राम श्रीवास्तव जी एक बार हम बात करते हैं डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस की, क्योंकि अब तक जो हो चुका है चंद्रयान 3 के अंदर उसे भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वह आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा सकें कि किस तरीके से डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस जो है वो किया गया और अब जाकर हम चौथे फेज पर जो है वो पहुंचे हैं। जी राम श्रीवास्तव जी। देखिए बहुत सरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको मान लूं कि हमारा चंद्रयान जा रहा है, इसमें 2 पैर लगे हैं, उसमें 4 लगे हुए हैं और ये तेजी से जा रहा है। इसकी रफ्तार कितनी अधिक है? इसकी रफ्तार इस समय है 8000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आप जानते होंगे कि अगर कोई आदमी साइकिल से आ रहा है, आप खड़े होकर उसको रोक सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर आ रहा है तो उसको नहीं रोक सकते। आपको ये भी पता है कि अगर एक पत्थर किसको मारा जाए चोट लगेगी, लेकिन छोटी सी बंदूक की गोली तेज गति से भी जब आती है तो शरीर के आर पार हो जाती है, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है। तो ये तेज गति से जब ये चीज जा रही है और अंडाकार रास्ते में घूम रही है तो इसमें मोमेंटम बहुत अधिक है। तो क्या इसे पहले से ही मापा जा रहा है कि ये ऑर्बिटिंग कितनी बार ऑर्बिटिंग जो है वो होगी, ये कैलकुलेशन पहले ही की गई? जी राम श्रीवास्तव जी। पहले से ही कर लिए गए हैं और एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचकर
यहाँ इसका इंजन चालू कर दिए जाएंगे, जो इधर से आपका ईंधन निकाल देंगे जलाकर, और ये धक्का देंगे इधर को। इधर से तो मोमेंटम के कारण आगे जा रहा है, और इधर इसको आप डी ऑर्बिटाइजिंग करने के लिए यहाँ जब इंजन चालू कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो इसकी गति कम हो जाएगी, ब्रेक लगेंगे, गति कम होगी तो ये अपने आप नीचे उतरेगा, नीचे की तरफ जाएगा। और जब ये 800 मीटर के ऊपर पहुंचेगा तो ये यूं झुकेगा, नीचे देखेगा, और फिर ये 150 किलोमीटर के आसपास पहुंचकर स्टे हो जाएगा। तब यहाँ ये निरीक्षण करेगा, हवा में लटका रहेगा और जगह पहचान लेगा, और इसके बाद धीरे धीरे आएगा और 10 मीटर की हाइट से तो इसको छोड़ दिया जाएगा और आकर टकरा जाएगा। सेफ लैंडिंग होगा। 6:04। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और एडवांस में उन 17,000 वैज्ञानिकों की टीम को जी अभी से अग्रिम बधाइयां देता हूं, और आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। इस बीच जब हम बात कर रहे हैं एआई का शब्द सर आपने इस्तेमाल किया कि इसमें एआई की टेक्नोलॉजी जो है ना उसका इस्तेमाल होगा मैम, इस वजह से वो डी ऑर्बिटिंग जो हो रही है पहले हॉरिजेंटल से वो पूरा वर्टिकल आ जाएगा और लैंडिंग होते हुए नजर आएगी। अब इसमें एआई का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाएगा? एआई का इस्तेमाल एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह हो रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण तो आपको दिया था, ठीक है, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है, इसी तरह से हमने इसमें वो ग्राउंड रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर है डाल रखा है, तो ये उस जगह पहुंचकर उसको थ्रस्टर को चालू करेगा कि जब वो पहचान लेगा यही जगह मुझे बताई गई, तो ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम विद्युत्ता है। ना केवल इतना, कृत्रिम विद्युत्ता तो ये भी है कि अगर वो जगह नहीं मिली या कोई विपरीत स्थिति हुई तो ये खट से अपना डिसीजन लेगा और ये उस जगह को बदलेगा, मुड़कर इधर उधर हिलडुल कर। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो चंद्रयान 2 में नहीं थी, और यही एक कारण। राम श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल सर, जो वैज्ञानिकों की टीम है, साइंटिस्ट की टीम है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर। उनके लिए बधाई देना चाहूंगा, और जो विक्रम साराभाई की आत्मा को, अब्दुल कलाम साहब की आत्मा को मैं सलाम करना चाहता हूं। उनके सपनों को हमारे वैज्ञानिक साकार कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब विक्रम साराभाई जो है साइकिल के पीछे लाद कर अपना रॉकेट ले जाते थे और समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी में छोड़ा करते थे। आज हमारे पूरी दुनिया में हमारे बड़े बड़े रॉकेट हैं जो एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। भारत की महान शक्ति के प्रणेता विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम साहब को मैं सलाम करते हुए ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक ही संदेश दूंगा, चरे बेटी बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। पूरे देश की आशाएं आपकी, उनकी आस्थाएं, उनका समर्पण, आपका आशीष आपके साथ में है। चिंता नहीं करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए राम श्रीवास्तव जी, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी। तो इस बीच इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पिछले मून मिशन से कई सबक सीखे हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 की गलतियों को सुधार कर तीसरा मून मिशन भेजा है। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिशन कैसे अलग हैं और इसरो ने क्या कुछ बदलाव किए हैं और क्या कुछ अहम है। इसको लेकर हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने नेहरू तारा मंडल के सीनियर टेक्नीशियन से खास बातचीत की है। क्या कुछ है उनका कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। महज अब कुछ ही घंटों का समय बचा है जब भारत अंतरिक्ष के जो स्पेस रेस है उसमें अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। आपको जानकारी दे दें, शाम 6:04 का समय जब होगा, जब विक्रम लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा, और इसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जगह जगह हवन कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल में। यहाँ पर भी बाकायदा लोगों को समझाने के लिए पूरा एक रेप्लिका मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। बाकायदा लाइव स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इसमें हमारे साथ बात करने के लिए बालाचंद्रन जी मौजूद है जो कि सीनियर टेक्नीशियन है। आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, इस वक्त लाइव फीड जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। नेहरू तारा मंडल में भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझाई जा सके। तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, नेहरू प्लानिटेरियम इस पूरा जो तौर तरीकों को देखने के लिए पब्लिक के लिए हमने कई सेटअप हमने किया है। एक तो हमने यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हैं, वो स्क्रीन हमने 2 जगह पे स्क्रीन लगाया हुआ है। उसके अलावा जो हमारा साइड थिएटर है
जो तारामंडल का जो स्काई थिएटर है उसके अंदर हमने बड़ा स्क्रीन में हम दिखाएंगे लाइव जो ISRO को जो मेन साइट से जो यूट्यूब से जो आएगा वो ये लोग घर बैठ के भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा के तो जरूर होगा, तो घर बैठ के भी आप देखिए, कई चैनल्स में डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिलेगा, लेकिन प्लानिटेरियम में देखना कुछ अलग से मजा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। इसमें हमने तैयारी करके रखे हुए हैं, तैयारियां कर रखी हैं सर। ये यहाँ पर लाइव फीड जो है वो दिखाई जा रही है, जो वहाँ से सारी फीड्स आ रही है, चंद्रयान 3 जो भेज रहा है, विक्रम लैंडर भेज रहा है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को क्या हो रहा है। हाँ देखिए, इसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है, जो लैंडिंग का और टच डाउन का जो टाइमिंग है, ये सब उसमें दिया हुआ है। एक्चुअल में ये किसी प्राइवेट चैनल का है ये, तो इसमें ये ऑर्बिट अभी ये जो चल रहा है ऑर्बिट देखिएगा आप, अभी ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे के आएगा, तब ये इनका लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा। मतलब जैसे इन्होंने ISRO ने बताया कि 5:20 पे इसको लाइव शुरू करना है और 5:45 से लेके इनका प्रोसेस शुरू होगा, और वहां से ये धीरे धीरे इसको स्पीड कम करके इसका चंद्रमा के सरफेस के ऊपर टच करेंगे। सर अगर हम स्पीड की बात करें तो अभी जो स्पीड है वो धरती पे अगर हम बात करें तो जो एक प्लेन की स्पीड होती है उससे 10 गुना ज्यादा तेज है, तो उसको स्लो डाउन करना कितना मुश्किल होगा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना वही सबसे ज्यादा मुश्किल है। जो टाइम उनका जो स्पीड को कम करना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अभी ये जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है ये, और हमें इसको धीरे धीरे जिसको अलग अलग थ्रस्टर को जला के इसको बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में लाना है, और धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में जब आएगा इसका स्पीड जो है बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, क्योंकि 1.2 to 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा बिल्कुल, तभी जाके एक फेदर जैसे नीचे जाके हवा में उड़ता है उस हिसाब से नीचे आराम से जाके इसमें टिकेगा। बाय चांस अगर जो क्रैश लैंडिंग भी होगा ना, तभी इस बार परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लेग्स बहुत ज्यादा मजबूत किया है, कई कैमरेज लगे हुए इनमें, और उसके अलावा स्पीडोमीटर लगा हुआ है, वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है, तो एक सेकंड का इनका स्पीड कंट्रोल इनके पास है। सर अगर चंद्रयान 2 की बात करें, उसने भी काफी जो मदद है इस जो मिशन है उसमें की है, अगर वो सफलतापूर्वक हो जाता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, अगर चंद्रयान 1 हमारा मेन मकसद था वहां पर साउथ पोल के ऊपर पानी का देखना, उनको वो पूरा दुनिया को बता दिया भाई वहां पर पानी का मौजूद है, तो लेकिन वहां पर ऊपर से तो पता नहीं चलेगा, जब इसलिए हमने चंद्रयान 2 का प्लान किया है। तो चंद्रयान वहां पर सही सलामत गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश कर गया है, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, वो हमारा 3 के साथ वो कम्युनिकेट भी किया है। अगर वो सक्सेस होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ता शायद चंद्रयान 3 का। सर अगर हम विक्रम लैंडर की बात करें, जब वो लैंड कर जाएगा उसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, तो कितने दिन का समय रहेगा जब वो चांद की सतह पर घूमेगा और क्या क्या चीजें कलेक्ट करेगा? हाँ, मेनली जो है वहां पर जो है 6:04 पर जब ये लैंड होने के बाद ये जो ये बाहर निकलेगा, कम से कम मतलब 14 दिन तक ये वहां पर रहेगा, उनको काम कर सकता है, क्योंकि वहां पर तब तक वहां पर सनलाइट रहेगा। उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल को एनर्जाइज करने के लिए वो सोलर पैनल है वो सनलाइट से होगा, तो 14 दिन वहां पर सन रहेगा, तब तक ये काम कर सकता है। क्योंकि रात को वहां पर टेम्परेचर सनसेट के बाद वहां टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, वो इतना जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है शायद इसको बहुत ज्यादा ठंड को झेल नहीं पाएगा, इसको दोबारा रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने देखा ये हमारे साथ बात करने वाला चंद्र जो कि सीनियर टेक्नीशियन है नेहरू तारामंडल में, और इन्होंने विस्तार पूर्वक जो है सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है आप तक, आपको पता लगे आखिर जो ये चंद्रयान 3 मिशन है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि चंद्रयान 2 भी जो है वो मिशन भेजा गया था लेकिन अनसक्सेसफुल वो रहा, लेकिन ऑर्बिटर के साथ जो है वो चंद्रयान 3 का कनेक्शन जो है वो हो चुका, लगातार वहां से कम्युनिकेशन जो है वो की जा रही है, और अब 14 दिन का समय रहेगा जब अगर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो। तो इस बीच चंद्रयान 3 को लेकर देश के अंदर जोश तो हाई है, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको जोश को लेकर दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ लखनऊ से अनूप त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर को इस बात का इंतजार है कि जब चंद्रयान 3 6:40 पर लैंड करेगा, वो तस्वीरें पूरा देश देखना चाहता है, और लगातार सुबह से अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पूरा देश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरा देश इस उत्साह में है कि आखिरकार वो वक्त आएगा जब 6:40 का वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 लैंड करता हुआ दिखाई देगा। हमारे वैज्ञानिकों की वो तपस्या सफल होती हुई दिखाई देगी, केंद्र सरकार का वो सहयोग सफल होता हुआ दिखाई देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व सफल होता हुआ दिखाई देगा।
जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा। फिलहाल जिस तरीके से लगातार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, सुबह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है देश भर में, अलग अलग जगहों पर हवन कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों ने रोजे रखे हुए हैं और इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिरकार अगर आज ये मिशन सफल होता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका आज पूरे विश्व को इंतजार है। ठीक है केशव, हमारे साथ अनूप भी सीधा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से, क्योंकि उत्साह इस वक्त हर एक राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर एक दिशा के अंदर, भारत से लेकर पूरे विश्व के अंदर, विदेश में भी ऐसी तस्वीरें अनूप देखने को मिली जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है कि सफलता पूर्वक लैंडिंग हो जाए। देखने को मिल रहा है, सुबह में नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम हो या खास हो, हर आदमी यही चाहता है कि मिशन चंद्रयान सक्सेस हो, सफल हो। लखनऊ में इस वक्त है, हालांकि सुबह से ही लोग, कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कुछ लोग मजार और मस्जिद में जाकर दुआ कर रहे हैं। तमाम आज मुस्लिम भाई रोजा भी रखे हैं। तो ये एक प्रेम है देश के लिए और हर कोई चाहता है कि चंद्रयान सक्सेस हो। ठीक है अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, केशव आप भी हमारे साथ बने रहिए। चंद्रयान 3 को लेकर हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इस बीच चलते हैं ब्रिक्स समिट के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेष स्थान दिए जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मबल और बढ़ेगा। एक्सेलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर
इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। ब्रिक्स देश आपस में स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें ब्रिक्स समिट जो है वह ब्राजील, भारत, चाइना और साथ ही रशिया जैसे देशों, साउथ अफ्रीका जैसे देश द्वारा जो है वो बनाया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि जोर देने की जरूरत है। इस बीच ब्रिक्स देश आपस में स्किल डेवलपमेंट पर काम करें। G20 का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि मैं आशा करता हूं कि ब्रिक्स जो है वह G20 में भी अपना पूरा सहयोग जो है वो देगा। भारत के अंदर जो भी हाल ही में विकास कार्य किए गए हैं उसको भी दर्शाते हुए नजर आए। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको सीधा साउथ अफ्रीका से दे रहे हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के अंदर मौजूद है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आपको बता दें कि इस वक्त ब्रिक्स समिट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में जो भी विकास कार्य है करने पर जोर दिया जाए, बस पर बात करते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर ब्रिक्स समिट से सीधा बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए और साथ में आपस में मिलकर विश्व का विकास करने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही। शानदार और लंबी यात्रा जो है वो तय की है ब्रिक्स को लेकर। भारत के हर गांव में शिक्षा पहुंची है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री द्वारा कही गई। ये तो बात रही ब्रिक्स समिट की। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साउथ अफ्रीका से ही लगभग 5:30 बजे जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है उसके अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे वर्चुअली। लेकिन इस बीच चंद्रयान 3 से जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 के लिए एक लंबी हमने बड़ी मेहनत करी है। तो जब हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन की, तीसरा मून मिशन है भारत का, महत्वपूर्ण है। दूसरे चंद्रयान मिशन जो कि 2019 में किया गया था, इसके बाद ये तीसरा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आपको बता दें वहां पर इसे सेंटर के अंदर छोड़ा गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर था, वहां से इसे छोड़ा गया और उसके बाद अब वह समय है 41वां दिन जहां पर ये लैंडिंग होगी। 40 दिन तक आपको बताइए लंबा सफर जो है वह रहा है और आज 41वें दिन 6:04 पर चंद्रमा साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। इस बीच कड़ी मेहनत करी है उन सभी वैज्ञानिकों ने। 2019 से लेकर 2019 की जो हम विफलता जो हमारी रही, कमियां रही, उस पर काम करते हुए चंद्रयान 3 के ऊपर वो काम किया गया। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए आपको बता दें LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसकी हुई शुरुआत, अब चांद पर है। 40 दिन का ये सफर रहा, 41वां दिन आज है। चंद्रयान को लेकर LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ। इस बीच आपको बता दें कि आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाएगी। एक नजर डालते हैं बजट पर। पूरा एनालिसिस किया गया, आकलन किया गया कितने बजट के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। फाइनल स्टेज पर चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो किया गया। साल 2019 में चलते हैं एक बार। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आप सभी को याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जब वो असफल हुआ तो हमने हार नहीं मानी। एक बार फिर दोहरा दूं, हमने हार नहीं मानी। हमने उसी लम्हे से आगे की तैयारी करनी शुरू कर दी। 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने का भारत का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी, पूरा विश्व इस वक्त कोविड महामारी को झेल रहा था, इस वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया। लॉन्चिंग रुकी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और आज तारीख है 23 अगस्त, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही है और भारत इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सीधा आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि एक तरफ जहां चांद के ऊपर लैंडिंग होने जा रही है तो भारत जो है वो इस वक्त काफी उत्साह में है, जोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, संदीप गोयल फरीदाबाद से। क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से संदीप, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तैयारियां, पूजा अर्चना, नमाज पढ़ी जा रही है, साथ ही हम देख रहे हैं कि ईसाई धर्म के लोग भी चर्च जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो फरीदाबाद में क्या कुछ आलम है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तैयारियां कई दिनों से देखने को मिल रही थी कि क्या कुछ जब लैंडिंग होगी तो देश उत्साहित होगा, और इसी को लेकर सुबह से ही अलग अलग जगहों पर हवन पूजा अर्चना की जा रही है, जो है दुआएं मांगी जा रही है। इसी को लेकर हरियाणा में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई थी, और उन बच्चों को जो है लाइव लैंडिंग दिखाने के लिए स्क्रीनिंग लगाई गई है। और अब से कुछ ही देर बाद जब ये सारी प्रक्रियाएं जब लाइव चल रही होंगी तो वो बच्चे जो है इसका हिस्सा बनेंगे और इससे में शामिल हो सके, और इतिहास जिस तरह से आज देश बनाने वाला है उसको वो बच्चे उस पल को याद रखें। इसी को लेकर सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है कि सरकारी बच्चों को, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ये लैंडिंग दिखाई जाए। हमारे साथ स्कूल के टीचर हैं, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कुछ तैयारी है? स्कूल में स्क्रीनिंग लगाई गई है, बच्चों को एक इतिहास याद रखाने के लिए इस तरह की चीजें, कितना अच्छा रहेगा और कैसे याद रखेंगे इन सबों को? देखिए, बहुत ही हमारे पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि हमारा देश जो पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो जिसमें चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ये चंद्रयान उतरने जा रहा है जो, और ये तमाम जो वैज्ञानिकों की का बहुत लंबी मेहनत है, और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। इससे हमारे जो देश का गौरव जो और बढ़ेगा, और तकनीकी क्षेत्र में हम नए बुलंदियों को छुएंगे, और हमारे जो हमने जो बच्चों को दिखाने के लिए सरकार की तरफ से हिदायत है, और हमने इसके लिए विशेष सभी जो कमरों में LED लगवाई गई हैं, और इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे याद रखने वाले पल जो इतिहास आज बनने जा रहा है भारत के लिए, कैसे जब बच्चे इसके साक्षी होंगे, जब बच्चे स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक यादगार लम्हा, कैसे इसको बच्चों को भी लाभ मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी, कितना उत्साह बढ़ रहा है बच्चों का? देखिए, तकनीकी क्षेत्र में आज हमारा देश नई नई ऊंचाइयां छू रहा है जो, और इन सबसे बच्चों को, ये आज जो बच्चे हैं देश भविष्य हैं, कल को ये वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो इनको देख करके एक उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी, मैं भी हम भी कुछ नया करेंगे अपने देश के लिए, और इससे बहुत कुछ नया हमारे बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, उसी की तैयारी स्कूलों में देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही समय बाद जब हम देश देख रहा होगा, देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज भारत और निगाहें गड़ा कर देख रहा होगा कि कैसे जो 2019 में जो मायूसी भारत को हाथ लगी थी उसकी जीत आज कितनी बड़ी होने जा रही है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है जहां पर कुछ घंटे बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर तैयारियों के अंदर इसरो जुड़ा हुआ है, और इस बीच आपको बता दें कि टेलीमेंट्री एंड कमांड सेंटर के अंदर 50 से ज्यादा वैज्ञानिक इस वक्त अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि वैज्ञानिक कंप्यूटर के ऊपर पूरी कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो चंद्रयान 3 को लेकर हर एक जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी उज्जवल सीधा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं हर एक अपडेट के साथ। उज्जवल, क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से, क्योंकि पूरी तैयारियां जो है इस वक्त बेंगलुरु के अंदर हमें कमांड सेंटर में दिख रही हैं, लेकिन जोश इस वक्त जो है वो भारतवासियों का हाई दिख रहा है। जी उज्जवल। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जोश जो है वो इस वक्त भारतवासियों का बिल्कुल टॉप पर है, हाई पर है, और इसकी तस्वीरें जो है कुछ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नेहरू तारामंडल में दिल्ली में सब मौजूद है, आप देख सकते हैं लोग किस कदर जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लगी हुई है। बच्चे जो है अपने अभिभावकों के साथ आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है माहौल बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा जो है लाइव स्क्रीनिंग की जो यहाँ पर लाइव स्क्रीन लगाई गई है, ऑप्शन दिए गए हैं लोगों को देखने के लिए। बाकायदा जो यहाँ पर 4D एक फिल्म भी जो है वो भी दिखाई जा रही है। और मैं एक बार अभिषेक से कहूंगा पीछे करके दिखाए, कैमरा दिखा करके पीछे जो है वो दर्शकों को ध्यान से दिखाने की कोशिश करें कि लाइव स्क्रीन जो है वो यहाँ पर चल रही है बकायदा, जहाँ पर काउंटडाउन टाइम जो है वो तुरंत दिखाया जा रहा है। और इसके बाद देखिए आगे आते हैं कि अभिषेक, ठीक है, एक बार फिर से उज्जवल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर उत्साह इस वक्त हर ही जगह है। क्योंकि एक तरफ जहां पर लैंडिंग को लेकर हमारे साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, और यूं कह ले कि तैयारी कर भी ली है, होमवर्क हो चुका है, लेकिन अब बस रिजल्ट का वो समय है, इसलिए सबकी धड़कनें तेज हैं। तो कह सकते हैं कि आज वो जो फिनाले होता है, वो एग्जाम होता है, उसकी घड़ी जो है वो देखने को मिल रही है।
तो भारत का ऐतिहासिक कदम है। चांद पर हमारे कदम कुछ और घंटों के अंदर होंगे। आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।